हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आप सभी के सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट के इस टॉपिक पे, इसका नाम है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, को हम पढ़ेंगे। जैसे कि मांग आई थी कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रभावी नाभिकीय आवेश हमें सर दोबारा से थोड़ा समझाएं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को दोबारा से हम ये पढ़ रहे हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मीनिंग क्या है। प्रभावी जो इफ़ेक्टिव रहता है, नाभिकीय आवेश वो नाभिकीय आवेश जो कि प्रभावी रहता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इसको इबारत के रूप में अगर लिखने का भी होगा तो भी हम इसको समझ के लिखेंगे। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या तो उसकी परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है या फिर उसकी क्या करती है, ऊर्जा पर डिपेंड करती है। Z² अपॉन n², जो उसको हम ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा का जो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो परमाणु क्रमांक या उसकी ऊर्जा स्तर पर डिपेंड करती है, Z² बटा n² पर। अब चूंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, प्रभावी नहीं, केवल नाभिकीय आवेश Z मुख्य क्वांटम संख्या की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। ठीक है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या की तुलना में तेजी से बढ़ता है। यार ऐसा माना जाता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी ऊर्जा परमाणु संख्या बढ़ने पर लगातार बढ़ती जाती है। वास्तव में परंतु ऐसा नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन लिथियम की आयनन ऊर्जा की तुलना से ये स्पष्ट होता है। इनकी आयनन ऊर्जा क्रमशः 1213 और 520 किलो जूल पर मोल पाई जाती है। लिथियम की कम आयनन ऊर्जा दो कारणों से है। फर्स्ट होती है 2s इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी 1s इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक है, तथा दूसरा है लिथियम में 2s1 इलेक्ट्रॉन 1s2 इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक क्रोड़ से प्रतिकर्षित होता है। देखिए, समझो इस बात को। अगर कोई पूछता है कि लिथियम की कम आयन ऊर्जा क्यों है, तो पहली बात तो हम कहेंगे कि 2s इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से औसत दूरी है वो 1s इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, दूरी, और लिथियम में 2s1 इलेक्ट्रॉन 1s2 इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक कोर से प्रतिकर्षित होता है। अब इस पूरी चीज़ को हम इससे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की पहले देखे बात, हाइड्रोजन परमाणु में एक ऐसा क्रोड़ पूर्णतः अनुपस्थित होता है। पहली बात तो इस प्रतिकर्षण के कारण 2s1 इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत अधिक आसानी से परमाणु से निकाला जा सकता है यदि इसकी तुलना उस स्थिति से की जाए जब परमाणु में क्रोड़ अनुपस्थित रहता। बात समझ रहे हो? दोबारा से देखेंगे हम। इस आंतरिक कोण प्रतिकर्षण को दो शब्दों में आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक का परिरक्षण या आवरण कहा जाता है, जिसके कारण हम इसको सरल भाषा में भी समझेंगे अभी। परंतु आपको एक चीज़ आपको एग्जाम में लिखना भी कैसे है वो भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित कुल धनीय आवेश के एक अंश को ही अनुभव करता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर लगे प्रतिकर्षण और आकर्षण बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कुल प्रतिकर्षण बल नाभिक में कुल कुछ प्रोटॉनिक आवेश के बराबर आकर्षण को संतुलित कर देता है। इस संतुलित होने वाले प्रोटॉनिक आवेश को परीक्षण आवरण स्थिरांक कहते हैं तथा इसे एस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, ये आपका सेंटर में आपका क्या है, नाभिक है। ठीक है, इस नाभिक का इस जो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ई, इससे ये क्या करता है, इसको ये आकर्षित करता है। क्लियर होगी बात? करता है। अब चूंकि बीच में एक ऊर्जा स्तर के अलावा दूसरे ऊर्जा स्तर के भी होते हैं, तो ये आंतरिक कोशों के जो आपके ऊर्जा स्तर होते हैं, इन ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन, इनमें भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
तो ये आंतरिक कोशों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर के जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इससे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और ये प्रतिकर्षण जो होता है, ये प्रतिकर्षण क्या है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य जो होता है, ये जो पहले से जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश चला आ रहा था, जो इस इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर के जो इस इलेक्ट्रॉन को आपके खींच रहा था, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट जो आपका इफेक्ट रह जाता है, जो नाभिक का जो इफेक्ट अब रह जाता है किस पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, तो वो जो आपका जो इफेक्टिव जो कुल मिलाकर इसको कहते हैं, कुल मिलाकर इतना इतना इफेक्ट से ये नाभिक इसको आकर्षित कर रहा है, तो ये आपका जेड स्टार या जेड इफेक्टिव कहलाता है, जिसे कहते हैं हम परीक्षण प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है ना, वो आपका जेड इफेक्टिव कहलाता है। देखिए, इस प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन उतने नाभिकीय आवेश का आकर्षण अनुभव नहीं करता जितने वास्तव में नाभिक में उपस्थित होते हैं। पर जाहिर से बात है, मान लो 100 अगर उसको खींच रहा था, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर नाभिक 100 की गति से खींच रहा था, तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, ये इसे कुल मिला के 50 से 60 जो होता है ना, उस इतने कम स्पीड पे ही खींच पाएगा। अर्थात जेड इफेक्टिव जो भी होगा, वो जो वास्तव में जो इफेक्ट होता है उसका नाभिक का, उससे तो कम होता है। हमेशा क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जेड से कम नाभिकीय आवेश का प्रभाव अनुभव करता है, जिसके कारण इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यही कारण है कि लिथियम की इतनी कम आयनन ऊर्जा इकाई धनावेश से अधिक व 2 से कम नाभिकीय आवेश के अनुरूप होती है, जबकि उसके नाभिक पर 3 इकाई धन आवेश होता है। ध्यान दें, हम अभी इसको कितना इफेक्टिव चार्ज होगा इसको निकालना में हम सिखाएंगे। देखिए, किसी विशेष इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश उस इलेक्ट्रॉन के एल के मान तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों की मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बाहरी तत्वों के नाभिकों में जेड का मान अति उच्च होने के कारण वे अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अत्यधिक बल से आकर्षित करेंगे। लेकिन यह देखने में आया है कि निम्नतम कोशों से जुड़ा हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के प्रभाव को लगभग नष्ट कर देता है। इस कारण जेड उच्च होने पर एस का मान भी उच्च हो जाता है, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश में अभिवृद्धि नहीं हो पाती है। आपका कोई भी इफेक्ट जेड इफेक्टिव होता है तो उसको निकालने के 2-3 इसमें तरीके हैं। सबसे पहले जैसे ये एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 5 अगर लेते हैं तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा जिंक के संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा जेड जिंक के 3D इलेक्ट्रॉनों के लिए स्लेटर नियम के द्वारा प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसका, नाइट्रोजन का। इसके बारे में पूछा है तो 1s2 2s2 2s2 2p3 अर्थात 2p संयोजी इलेक्ट्रॉन है। समझ गया। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 2s इलेक्ट्रॉन तथा 2 2p इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण। अब आपको क्या इनके जो सांख्यिक मान जो है वो याद रखने पड़ेंगे कि यदि आपको अगर ये पता नहीं पड़ेगा कि उसका जेड इफेक्टिव का मान निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए, तो इसके नियम आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम निम्न क्रम तथा समूह में लिख देंगे। सबसे पहले क्या है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इसको, तो इसमें क्या है, एस एस के पी पी ऐसे नए करके केवल आपने काम क्या किया,
कि आपने यदि समान अगर दो दो के आपने क्या किया 1s फिर 2s 2p जो अर्थात दो एक कक्षक जो ऊर्जा स्तर 2 का चल रहा था उस 2 को एक साथ ले लिया, 3 को एक साथ ले लिया, 4d 4s और 4p। मतलब डी को आप हटा दोगे, केवल एस और पी के अगर आगे यदि एन का मान समान है तो उसको एक ही आपको क्या कोष्टक में रखना है। तो 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p हो गया, 4d अलग होएगा, 4s 4p 4d, ठीक है, 4f हो गया और 5s 5p। इस प्रकार से हम इसको पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिख लेंगे। दूसरा, किसी विशेष इलेक्ट्रॉन से बाहर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं होता, ये ध्यान रखिए। अर्थात एस के लिए उसका योगदान शून्य होता है। दोबारा देखें इसको, किसी विशेष इलेक्ट्रॉन से बाहर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं होता है। तीसरा, एक ही समूह के अन्य इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। यह आप याद रखेंगे। 1s कक्षक के में यह परिरक्षण प्रभाव 0.30 होगा। एस और पी इलेक्ट्रॉनों के लिए n-1 कोश के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण 0.85 और n-2 कोश के लिए तथा इससे अधिक अंदर की ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का n-3 n-4 आदि कोश का परिरक्षण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4d और 4f इलेक्ट्रॉन के लिए सभी जो अंतर्भूत समूह का परिरक्षण जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसके कुछ नियम है। स्लेटर के इन सभी नियमों के आधार पर जब हम इसके इस का गणना करेंगे तब हम समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस क्रम में बांट लिया कि अगर अगर एस एस से पहले एक क्या है, इसका ऊर्जा स्तर का जो मान है 1 है, एन बराबर 1 है तो 1s2 इसको एक ब्रैकेट में ले लिया। एन बराबर जब 2 आएगा तो एस और पी वाले कौन कौन से हैं, 2p2 2p3 इसको हम एक साथ रख देंगे जोड़े में। अब चूंकि इसका आगे का मान खत्म हो जाता है, अर्थात क्या करें 2p संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका होता है, ठीक है। ये 2p क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात सबसे आउटर ऑर्बिटल जो होगा सबसे बाहर का 2p3 है इसमें। तो ये सब ये क्या हो जाएगा अपना आप 2p संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इसका आगे मान लो डी का होता तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता डी का होता। दो अर्थात दो 2s इलेक्ट्रॉनों तथा दो 2p इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण कैसे होगा, इनका परिरक्षण का हम गुणा कर लेंगे। आपको पता है 2s का और 2p इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण हम कैसे करेंगे, 4 गुणा 0.35। देखिए ये फिक्स है, 0.35 फिक्स है। अब दो इलेक्ट्रॉनों और दो पिक, अब देखो यहाँ पर दो एस इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉनों का, तो 2s इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, ये आपका जगह तथा दो 2p इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो इन दोनों का मिलाकर कितना हुआ, चूँकि इनका 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 अर्थात 4 की, तो इसका मान निकाल लिया। अब आता है एक ब्रैकेट का एक बार मान निकालना है। जो इसके बाद पहले वाला पैकेट था वो क्या था, 1s2 इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण, ये भी 2 × 0.85 के मल्टीप्लाई से हो जाएगा। अब आता है परिरक्षण स्थिरांक एस। तो आपको इतना तो पता लग गया कि अगर आपका परिरक्षण और ये जो 2s और 2p का परीक्षण, इन तीनों पहली बात तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा टोटल परीक्षण निकालने के लिए। अब परीक्षण का पता लग जाएगा तो उसके बाद में हम सूत्र डालेंगे जेड स्टार बराबर Z-S। चूँकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें को लिखने में बड़ा लिखा खाता है और इसमें ये पता है हमको 4s के इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। दूसरे 4s इलेक्ट्रॉन का परीक्षण, तो ये क्या है कि 4 ×
1 × 0.35 हो जाएगा। और इस प्रकार से पूरा तीनों के लिए अलग अलग जो निकलेगा वो कितना आएगा, इफेक्टिव परीक्षण स्थिरांक कितना आएगा, 21.15 यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, और यही आपको निकालना है। कुछ जो न्यूमेरिकल आपके हैं, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से आप देखें, समझे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसको आप उतार भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और इसको एग्जाम में ज़रूर माने कि ये आपके कोर्स में आएगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।